टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वेरी गुड इवनिंग. I feel really blessed to get this opportunity to present myself, to express my words in front of you. So my name is Diksha Haryal and I am from Uttarakhand. I am pursuing my BTech from University of Petroleum and Energy Studies. And basically हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है. डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है. जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था. तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी. तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी. नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं. आज हम वरिष्ठ संपादक श्री एसएन विनोद जी के साथ चर्चा करेंगे मीडिया के ऊपर. आज जो मीडिया की स्थिति है, जो बेहद ही खतरनाक, बेहद ही गंभीर हो गई है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं. यानी कि मीडिया जनता के लिए काम करता है, मीडिया देश के लिए काम करता है, लेकिन आज का मीडिया किसके लिए काम कर रहा है, पहले ये क्लिप हम चलाना चाहेंगे अपनी स्क्रीन पे. आप इन क्लिप्स को देखें और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे. जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट किसी को व्हाट अबाउट कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि चलो पहले ऐसा नहीं है. मैं भी पूछ सकती हूँ सीधे, क्या हुआ जब आप जेल में थे? अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये पहली क्लिप के ऊपर चर्चा करेंगे. जो क्लिप हमने दिखाई है, स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, सुधीर चौधरी उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं. जैसे कि आपने क्लिप में देखा, टमाटर के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि टमाटर 250 रुपये किलो हो गया तो क्या आपके घर में भी ऐसी चर्चा होती है. बहुत ही सिंपल, सीधा साधा सवाल था और स्मृति ईरानी किस तरीके का जवाब देती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. श्री एसएन विनोद जी से सर पहले आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में. नमस्कार. आपको हमने क्लिप दिखाई स्मृति ईरानी की. सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी से कहते हैं कि टमाटर 250 रुपये हो गया है तो क्या ये इस टमाटर की, बहुत ही सीधा सिंपल एक साधारण सा सवाल था और ये कटाक्ष के रूप में नहीं था, ये एक हंसी के रूप में था. हंसी के रूप में ये था कि क्या आपके घर में भी ऐसी चर्चा होती है कि 250 रुपये किलो टमाटर हो गया. तो स्मृति ईरानी इस सवाल पर बहुत बुरी तरह से भड़क गई और उन्होंने सुधीर चौधरी से जो कहा वो बेहद निंदनीय कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब आप सुधीर जी, जब आप जेल में थे तो क्या मैंने उसके बारे में पूछा आपसे. सुधीर चौधरी वहां पे सहम गए, आपने क्लिप में भी देखा हो. तो सर क्या हमारे पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि कोई अगर हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है तो हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं. तो उसका रीजन क्या है जो जवाब नहीं दे पाए सुधीर चौधरी? देखिए, इसका बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा. इसका कारण बहुत स्पष्ट है जी. जब हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि पत्रकारिता जो है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. बिल्कुल. और वो जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अपने जनता की नज़र में, अपने पाठकों की नज़र में, अपने श्रोताओं की नज़र में विश्वसनीय बनाएं. और ये कब होगा? जब हम स्वयं पाक साफ होंगे. इस बात को ध्यान रखिए, पाक साफ होंगे. आज अगर हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा तभी हम स्मृति ईरानी या उन जैसी कुछ और नेताओं के सवालों का जवाब निडरता पूर्वक देकर उन्हें चुप करा सकते हैं. बिल्कुल. इस मामले में जो स्थिति पैदा हुई सुधीर चौधरी की, ये ठीक है, वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं थे. हाँ, इस स्थिति है कि वो अपना बचाव कर नहीं सकते थे. बिल्कुल नहीं करते है ना. तो वैसे स्थिति के ऊपर चूंकि उनका पार्श्व ऐसा रहा हुआ है, ये हमारे पूरे पत्रकारीय बिरादरी के लिए एक शर्मनाक घटना की बात. बिल्कुल धब्बा है बहुत बड़ा. ऐसे लोग जब आ जाएंगे, अच्छा एक ये चौधरी नहीं, कुछ और भी लोग हैं आज वो टीवी चैनलों पर आते हैं, आज आप एंकरिंग करते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं. स्मृति ईरानी स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात हुई, आप पूछ रहे हैं तो आप जल्दी कि अगर इस तरह की स्थितियां पैदा कीजिएगा साउथ तो आपके ऊपर, हालांकि निजी है, ये होना नहीं चाहिए. किसी भी प्रकार का निजी टिप्पणी नहीं होना चाहिए दोनों पक्ष से.
लेकिन ये निजी टिप्पणी इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुधीर चौधरी ने अगर सवाल पूछा है 250 रुपए किलो अगर टमाटर का रेट हो गया, तो क्या आपके घर में भी ऐसी चर्चा? नहीं, इन्होंने क्या, ये मैं उनके क्योंकि बात वो कर रहा हूं। महिला है, इस वजह से सुधीर चौधरी ने ये सवाल पूछा। और सुधीर चौधरी ने स्पष्ट भी किया, क्या एक महिला है तो क्या एक मतलब आप मंत्री होने के नाते भी क्या आपके घर में भी ऐसी चर्चाएं होती होंगी? अगर सुधीर चौधरी से उन्होंने ये कहा कि क्या मैंने आपसे पूछा, जब सुधीर चौधरी जी वो आपके निजी में थे, हुआ, वो मैं जी, उसकी बात तो कर वो रहा हूं। निजी बिल्कुल हुआ। सुधीर चौधरी को यहाँ पे जवाब देना चाहिए था कि जो मेरा पार्स था, जो मेरा पिछला था, वो चर्चा की वो ये चर्चा का विषय नहीं है। जी। बिल्कुल, सुधीर बिल्कुल। चौधरी यहाँ पे ये नहीं बोल पाए। हाँ। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उस पर आरोप लगाएं सुधीर चौधरी जी के ऊपर, क्योंकि एक क्लिप और हम चलाना चाहेंगे यहाँ पर। सुधीर चौधरी राहुल गांधी के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं। पहले ये क्लिप देखें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो कैसे उस पत्रकार का अपमान करते हैं। अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल न पूछे जाएं तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। तो आपने क्लिप देखी होगी सुधीर चौधरी जी की। ये दो पहलू हैं सुधीर चौधरी जी की पत्रकारिता के। खैर, हम सुधीर चौधरी की पत्रकारिता के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं पत्रकार बरादरी के ऊपर। तो सुधीर चौधरी जी जहां पर पत्रकार हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस वजह से हम सुधीर चौधरी का नाम ले रहे हैं। नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों का हम नाम ले सकते हैं, लेकिन अभी मैटर हालिया जो मसला है वो सुधीर चौधरी का है। तो आपने जो क्लिप देखी होगी, सुधीर चौधरी वहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी मीडिया में आते हैं वो मीडिया के ऊपर भड़क जाते हैं जब उनसे सवाल किए जाते हैं। आप सवाल क्या कर रहे हैं, कैसे सवाल कर रहे हैं, ये पहले आपको अपना चीज़ देखना होगा, अपना स्वरूप देखना होगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, खैर मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूं, या लेकिन कुछ चीज़ों में मैं आपसे बड़ा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं उनसे मैंने समझौता नहीं किया, आपने समझौता नहीं किया, और मैं आपका शिष्य हूँ। ये मैं खुल के यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एसएन विनोद जी मेरे सामने हैं और मैं इनका शिष्य हूँ। जब आपने ही पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तो हमने भी पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, क्योंकि गुरु अगर हमारे ऐसे हैं तो शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, जिससे लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि गुरु ने कभी ऐसा नहीं किया तो शिष्य कैसे करेगा। खैर, हम सुधीर चौधरी के गुरुओं के ऊपर सर आरोप नहीं लगा रहे, आरोप सुधीर चौधरी के ऊपर है। सुधीर चौधरी जब विपक्ष से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं तो क्या सत्ता पक्ष से सवाल पूछने में डर लगता है? ये आप प्लीज बताएं। देखिए, सुधीर चौधरी ने ऐसा पूछा, राहुल गांधी से पूछा, सत्ता पक्ष की स्मृति ईरानी से पूछा। पत्रकार दोनों में अंतर था, बहुत अंतर। हाँ, लेकिन पत्रकार के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करते जी। लेकिन तब मैंने कहा कि स्वयं को विश्वसनीय बनाने के, अर्थात स्वयं पत्रकारिता को विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक है जी। तो अपना चरित्र, आपकी अपनी छवि, बिल्कुल, समाज के प्रति आपकी भूमिका इतनी साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए कि एक स्मृति ईरानी की 100 स्मृति ईरानी को हिम्मत नहीं हो इस तरह का सवाल। सर, हमसे पूछने की हिम्मत नहीं होती किसी पत्रकार की, किसी नेता की। हाँ। तो इसमें यह एक पहलू है, वहां पर सुधीर चौधरी स्वयं को टॉप पे खड़ा पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन अब रही स्मृति ईरानी की बात, स्मृति ईरानी को भी उस स्तर पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वो डिस्कशन का इशू नहीं था, वो मुद्दा नहीं था, है ना। यह आदमी कब करता है? जब अंदर से अपने को कमजोर पाता है, तो बचाव के लिए इस तरह से ओछी हरकत करता है। ये चीज स्मृति ईरानी इस ओछी हरकत की दोषी है। अभी हालिया में हमने एक सर न्यूज की थी राहुल गांधी के किस के ऊपर। खैर, उसको हमने उड़ता चुम्मा नाम लिया था, इसमें मैं खेद जताना चाहूँगा। खैर, खेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, तो हमने हिंदी में, वो तो हिंदी मतलब में, मैं उसमें मैंने कहीं कहा था, मैंने बोला था, भारतीय संसद चुने हुए जन प्रतिनिधियों का अड्डा वहां पर है। बिल्कुल, है ना। लोकतंत्र में उसे मंदिर का स्थान प्राप्त है। बिल्कुल, देश के लिए वहां कानून बनता है। 140 को जनता के बीच से चुन करके वो 543 आते हैं। 140 करोड़ लोगों का विश्वास संसद है, ये कह सकते हैं, वो करते हैं जी। वहां पर इस तरह की बातें, इस तरह के मुद्दे पर चर्चा या ऐसा मुद्दे को उठाना, राहुल गांधी ने क्या किया? वह तो एक स्टाइल है बोलने के बाद। नहीं सर, नहीं, ऐसे भी नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं आपको हमारे जो दर्शक हैं, सभी दर्शकों ने, चाहे वो टीवी में संसद देखी हो, चाहे रियल में संसद देखी हो, सबने संसद देखी होगी, या संसद की कार्रवाई भी आप लोगों ने देखी होगी। संसद की कार्रवाई जब देखते हैं
तो चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे के एंगल में राहुल गांधी का ऐसे नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैं देख रहा था, मतलब मैं जब ये इशू उठा मैं ढूंढने लगा, हाँ, कब हुआ और इसका जो क्लिप है संसद के टीवी पर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं कि संसद की कार्रवाई से उसे हटा दिया गया हो, तो ऐसी चीजें जो शर्मनाक चीजें होती है कभी भी संसद की कार्रवाई से नहीं हटाई जाती, क्योंकि ये चीजें तो याद करने योग्य होती हैं कि कोई इतना बड़ा नेता भी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन ये गिरी हुई हरकत किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दिखाई। लेकिन ये जरूर दिखाया कि राहुल गांधी ने, क्योंकि स्मृति ईरानी का बयान है, एक मंत्री हैं, राहुल गांधी को उन्होंने हराया है अमेठी से और काफी अच्छे मार्जिन से हराया, और आज वो इस तरीके का ओछा आरोप लगा रही हैं जो आरोप कहीं पर भी साबित नहीं हुआ, कहीं पर भी दिखा नहीं। एक ऐसा आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया, वही स्मृति ईरानी, सर इस पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे बिना बात के, बिना मतलब के, तो आप समझिए सर वहां पर सच्चाई को दबाया जा रहा है या छिपाया जा रहा है। क्योंकि चिल्लाना, गुस्सा दिखाना, सामने वाला दब जाए, ये चीजें इसलिए की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जनता बेवकूफ नहीं, जनता सब समझती है कहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीजें देखती है। क्योंकि 2014 से पहले अगर हम स्मृति ईरानी के बयान देखें, इसके अलावा स्मृति ईरानी की जो चीजें हैं वो देखें, महंगाई के ऊपर जो स्मृति ईरानी का कटाक्ष है, चूड़ियां भेजना प्रधानमंत्री को, वो चीजें देखें। आपको बता दो, यही स्मृति ईरानी जब गैस सिलेंडर की कीमत थोड़ी बढ़ी थी जी, गैस सिलेंडर लेके चौराहे पर बैठ गई थी। बिल्कुल बैठ गई, ये बैठ गई थी, और क्या नहीं बोला, चूड़ियां भेजना दी के सब। सर चूड़ियां भेजने के ऊपर मैं और आगे जाता हूँ। देखिए स्मृति ईरानी तो खैर स्मृति ईरानी है। जी जी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा करना चाहूंगा। बिल्कुल, जब ऐसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर बैठ करके संसद भवन पहुंचे थे। संसद भवन पहुंचे, बिल्कुल सही बात। ये उन्होंने एक, तो लेकिन ध्यान, दोनों में फर्क है। वह तब जो है सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने के लिए नहीं जी, ये यथार्थ जी को दिखाने के लिए, जनता में संदेश भेजने के लिए वो बैलगाड़ी पर गए जी। दोनों की सोच में, नियत में फर्क है। उसको विरोध प्रदर्शन भी कैसे, हाँ वो दिखाया कि नहीं इतना हो गया है कि आज मैं भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल पैसा, मैं बैलगाड़ी पर चल रहा हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी की सोच दूसरी थी। लेकिन अगर आज यही विपक्ष करता है तो उस पर कटाक्ष किए जाते हैं, उस पर सवाल जवाब किए जाते हैं, उसको आरोपी बनाया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है ना। ये स्थिति है, जो बदलाव आया है, जो गिरावट आई है राजनीति में, और सत्ता का जो दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के मुंह बंद करने के लिए, और विपक्ष ही नहीं है, आम जनता का मुंह बंद करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है, उदाहरण पेश किया जा रहा है, ताकि जनता भयभीत होकर घर में रहे। जी, तो यह मैंने कहा, फिर दोहरा रहा हूँ, यह किसी एक राजदल या राजनेता विशेष के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं है, यह पूरे के पूरे लोकतंत्र की नींव पर प्रहार है। खैर, आपने लोकतंत्र की नींव पर प्रहार बोला इस चीज को, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। स्मृति ईरानी ने 2014 से पहले चूड़ियां भेजी थी प्रधानमंत्री को। तो चूड़ियां हम लोग बोलते हैं, जब किसी को बोला जाता है, किसी व्यक्ति को बोला जाता है, इंसान आदमी को बोला जाता है कि चूड़ियां पहन ले, तो यानी कि चूड़ियां पहनने का मतलब होता है कि हम स्त्री को दिखाते हैं, दर्शाते हैं यहाँ पर। तो स्त्री को दर्शाने का मतलब कि स्त्री कमजोर है। एक स्त्री प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज रही है, वो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज रही थी कि तुम कमजोरी का निशानी बन जाओ। यानी कि एक यहीं पे, क्योंकि हमने अभी एक महिला थी जिनकी हमने चीज़ें सुनी, अगर वो हमें क्लिप मिलती है तो हम जरूर चलाएंगे। उन्होंने बोला कि महिलाओं को स्मृति ईरानी ने कमजोर समझा, इसीलिए प्रधानमंत्री को उन्होंने चूड़ियां भेजी। तो एक ये भी इसका स्वरूप आ जाता है कि स्मृति ईरानी महिलाओं को कमजोर समझते हैं, इसीलिए तो चूड़ियां भेजी। देखो है, जब महिला कमजोर, खुद महिला स्मृति ईरानी, खुद महिला स्मृति ईरानी वो स्वीकार कर महिला कमजोर। अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, उनको आपने कहा जो आवेश गुस्सा है जी। स्मृति ईरानी जब संसद में बोल रही थी, उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, वो क्या किसी मंत्री का था? बिल्कुल मंत्री का नहीं हो सकता, सांसद का भी नहीं हो सकता। संसद भवन के अंदर जिस तरह से हाथ चला के, आंखें लाल लाल करके ना, और वो जो बॉडी लैंग्वेज था, ये क्लिप हम जरूर दिखाएंगे वहाँ पे। नहीं जो दिखाए, वो जो बॉडी लैंग्वेज था, मैंने फिर इस टिप्पणी के लिए मैं पहले माफी मांग लूं, बिल्कुल एक सड़क छापने तक जी। और वही चीज सर, निर्मला सीतारमण उनके आगे बैठी हुई थी, जब वो चिल्ला रही हैं तो निर्मला सीतारमण ऐसे देख रही पीछे मुड़ के कि हो क्या रहा है, कितनी बुरी तरह से चिल्ला रही है। नहीं उस तरह, उस दिन तो हर मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशंसक भी थे, वो भी उस दिन शर्मिंदा हुए थे।
जी, इसी चीज़ पे मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो इनको भारत रत्न में निरूपित करूंगा। खैर भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी, एक बहुत अच्छे राजनेता थे भाजपा के, और भाजपा में ऐसे राजनेता बहुत कम देखने को मिलते हैं, भाजपा में क्या कांग्रेस में भी देखने को कम मिलते हैं। उनके क्लिप जरूर चलाना चाहूँगा जो विपक्ष के ऊपर और सत्ता पक्ष के ऊपर बोल रहे हैं। ऐसी राजनीति शायद ही किसी नेता ने की। आप पहले क्लिप देखिए। नेहरू जी के साथ तो सदन में मौत जोक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना, दुश्मनी को दावत देना, आरती तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करते, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. सर, अटल बिहारी वाजपेयी की जो क्लिप आपने देखी, उन्होंने कहा कि जो नेहरू की वो बढ़ाई भी कर रहे थे। नेहरू में उन्होंने बोला कि मुझे चर्चिल भी दिखाई देते हैं। नेहरू के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बोली और उन्होंने मुझे और मेरे पास आए, यानी कि संसद में उन्होंने बोली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और ये चीज़ खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी बता रहे हैं कि मेरे पास आए और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले कि तुमने बहुत अच्छा बोले। तो क्या आज के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई विपक्ष का नेता आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर, खैर प्रधानमंत्री अभी कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में ही गिनी चुनी बार गए हैं, अगर बाई चांस जाते हैं और ऐसा कोई आरोप लगा दे तो क्या वो पीठ थपथपाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। वो जो है ना, जिससे पहले चर्चा की, सहिष्णुता की कमी आजकल खत्म है। बिल्कुल। और जो कहते हैं वॉइस ऑफ डिसेंट, जो असहमति के स्वर सुनना, यह एक जो है गुण होता है राजनीति का, बिल्कुल गुण, जिसका नितांत अभाव इन दिनों देखा जा रहा है। असहमति के स्वर सुनने को सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि जेल में डाल दिया जाता है आज के वक्त में। और ये जो सहिष्णुता की बात की, जहाँ पर नेहरू जी का उदाहरण दिया और अटल जी का, ये एक ऊंचाई थी न, जिसका आज नितांत अभाव देखा जा रहा है। हम बड़े नेताओं का जो चरित्र सामने लाते हैं, उनके शब्दों को सामने लाते हैं, यह सोचकर इस अपेक्षा के साथ कि नई पीढ़ी उनका अनुकरण करे, उनको आदर्श मानकर। वैसे नेता थे, आज वैसे नेता नहीं। मैं तो यह चाहूंगा कि आज के जो वर्तमान नेता हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, इन लोगों का अनुकरण करें। आप महान बनना चाहते हैं, आप जनता के नजर में अपनी स्वीकार्यता चाहते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने को उस आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करें जिन्हें आज हम यहाँ याद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। इसके अलावा सर एक क्लिप अगर हमें मिलती है विनोद कापड़ी, यानी कि विनोद कापड़ी आपके जूनियर रहे हैं, न्यूज़ एक्सप्रेस में आप मुख्य संपादक थे और विनोद कापड़ी उसके बाद न्यूज़ एक्सप्रेस में आए। TV9 न्यूज़ चैनल का लॉन्चिंग था सर, आपने देखा होगा, अगर वो याद हो आपको, तो TV9 हिंदी का जो न्यूज़ चैनल का लॉन्चिंग था, उसमें विनोद कापड़ी जी संपादक थे। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते पाए गए कि तुम तो हमारे पीछे पड़े रहते हो। ऐसा बंद करो भाई, इसको जीता तो बेहतर हो, उनकी आत्मा बन जाएगी तो मजा नहीं आएगा उनको। ऐसा बंद करो भाई, इसको जीता तो बेहतर हो, उनकी आत्मा बन जाएगी तो मजा नहीं आएगा उनको। उसके बाद में विनोद कापड़ी को वहां से निकाल दिया जाता है। यानी कि पीछे पड़े हुए हो, अगर एक संपादक
सत्ता पक्ष की दलाली करे या सत्ता पक्ष के फेवर में खबरें दिखलाए तो उसको दलाली ही वो जो आप बोल रहे हैं, उदाहरण दिया, स्पष्ट आपका इशारा है कि उनको सत्ता पक्ष से निकलवा दिया, बिल्कुल ये हो रहा है। यह फिर दुर्भाग्य है। जो कहा ना कि असहमति के स्वर सुनने को तैयार नहीं है लोग, स्थिति होती है। आपने विनोद कापड़ी का एक उदाहरण दिया, मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी, बिल्कुल है ना, जो बेबाक निर्भीक लीडर पत्रकार अभिशार शर्मा भी है, अपने को स्थापित किया, उस पर कोई जो है दो मत नहीं है। वे आज तक में थे। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया थर्ड डिग्री के नाम से, इन दिनों भी चलता है, बिल्कुल चलता थर्ड डिग्री के नाम से। बाबा रामदेव को बुलाया हुआ, बाबा रामदेव को बुलाया, उनके 2-3 पत्रकार, वो तो सवाल जवाब चल रहा है। वो प्रोग्राम का नाम ही है थर्ड डिग्री, मतलब उसमें सर्चिंग क्वेश्चंस, आक्रामक सवाल पूछे जाए पहले से। अब उस कार्यक्रम में बाबा रामदेव अपने जो उनका क्या पतंजलि उसके विकास विस्तार के विषय में जानकारी दे रहे थे। बोलते बोलते बोल गए कि इतने 1000 करोड़ रुपए का मेरा टर्नओवर आज है। स्वाभाविक रूप से एक पत्रकार के रूप में प्रसून ने सवाल पूछा जी कि आप इनकम टैक्स कितना देते हो? इतना आपका टर्नओवर है, इनकम टैक्स कितना देते हो? एक स्वाभाविक प्रश्न, सामान्य प्रश्न, लेकिन यह प्रश्न सुनते ही बाबा रामदेव भड़क गए, अपना जो है गला हुआ, आपा खो बैठे। आप मुझे टैक्स चोर बताते हो, धमकी दी बता रहे, आप मुझे टैक्स चोर बताते हो, मैं टैक्स चोर हूँ, मैं बेईमानी करता हूँ, चोरता हूँ ना, मैं आपको देख लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप इतनी महंगी गाड़ी में चलते हैं, और वाकई चलते हैं आप महंगी गाड़ी। वो करेगा। अब जो ये बातें हुई और उसके बाद स्थिति क्या हुई, एक सप्ताह के अंदर में पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक से छोड़ना पड़ा। बिल्कुल यह जो अब हो गया है ये दबाव हर तरह। अभिशार शर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अभिशार शर्मा ने एक प्रधानमंत्री बाहर विदेश के दौरे पर थे और वहां पे जैसे ही राष्ट्रगान चल रहा था तो प्रधानमंत्री वहां पर राष्ट्रगान चलते ही वो चल पड़े, और वहां के जो मतलब अधिकारी थे उन्होंने प्रधानमंत्री को बाजू पकड़ के खींचा उन्होंने कि राष्ट्रगान चल रहा है और आप ऐसे कैसे चल रहे हैं। तो अभिशार शर्मा ने इस क्लिप को दिखाया और बार बार इस पर उन्होंने सवाल जवाब किया। खैर प्रधानमंत्री जी जवाब देते नहीं हैं, इस बात का तो खैर जग जाहिर है, क्योंकि आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है प्रधानमंत्री ने। ये पहला ऐसा मौका है और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रेस से बहुत दूरी बना ली। चाहे उन्होंने प्रेस को अपना बना लिया हो, लेकिन प्रेस से दूरी जरूर बनाई है। तो अभिशार शर्मा को भी ऐसे निकाल दिया गया। तो सर, क्या एक सत्ता से सवाल करना इतना बड़ा गंभीर अपराध होता है कि पत्रकार को जॉब से निकलवा दिया जाए? ये अपराध नहीं है, लेकिन वर्तमान शासन काल में, वर्तमान सत्ता पक्ष के काल में, शासन में इस तरह की घटनाएं हो रही है। यह संदेश दिया जाता है, जैसे मैंने कहा कि असहिष्णुता और वॉइस ऑफ डिसेंट ये सुनने को तैयार नहीं है। आरोप है वो कहीं से भी कोई भी अपने खिलाफ किसी तरह का संदेश देने वाली खबर न वो छपते हुए देखना चाहते हैं, न प्रसारित होने यह संदेश दिया जाता है। और यही कारण है, हमने कुछ चीज नाम लिए, अच्छे जो निष्पक्ष लीडर पत्रकार थे आज मेन स्ट्रीम से, मतलब किसी संस्थान से उनको बाहर था। हालांकि ठीक है, आज रविश कुमार भी बाहर है, अपने यूट्यूब चैनल उन्होंने, लेकिन आज जो है यूट्यूब चैनल के आज उनके लाखों उनके प्रशंसक मौजूद है, वो अपनी बात कहते हैं। दर्शक नहीं, प्रशंसक कह सकते हैं। लेकिन अब जैसे अब यूट्यूब की बात किया, अब जो आपने चर्चा सुनी होगी, यूट्यूब पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हमारे यूट्यूब चैनल को क्योंकि देखा कि वो एक मंच है। जी, हम आज तक से निकलवा देंगे, एबीपी से निकलवा देंगे, जी से निकलवा देंगे, लेकिन वो मंच है और उसके हजारों प्रशंसक हैं। अभी डिजिटल से याद आया, जैसे आपने यूट्यूब का चर्चा चल रही थी, आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो तक सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, कुछ नहीं, आपने याद दिला दिया है। अच्छा, कहीं कुछ नहीं, मैं आपकी इतनी एक चीज मैं जो ट्वीट किया करता था, न किसी के जो प्रो कह सकते हैं, न एंटी कह सकते हैं, तथ्य आधारित जी, वो हमारी टिप्पणी हुआ करते थे, ऑब्जेक्टिव जिसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल है ना, वो एक दिन मुझे आज भी याद है, वो जो विपक्ष का जो महागठबंधन बना, प्रधानमंत्री ने उसको घमंडिया विशेषण से निरूपित किया जी। मेरे उस दिन वही जो ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस तरह के निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग
शोभा नहीं देता। बिल्कुल उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, बस एक टिप्पणी। जी। और इसके बाद आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो गया। तुरंत उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट आज तक सस्पेंड है। सस्पेंड है, नहीं। बिल्कुल। अब ये हालत हो गई है, मतलब मुंह बंद करो। मतलब कहीं कोई बड़े घपले आरोप घोटाला के जो आप एक्सपोज करते हो तो छोड़ो, ये छोटी छोटी बातें जी मैंने कहीं से भी, है ना, बिल्कुल। वो कोई यानी पूरा सेंसरशिप डिजिटल पे भी पूरी तरह से सेंसरशिप लाने की तैयारी हो रही है इस तरह, तो ये अघोषित, ये तो है ही, ये अघोषित सेंसरशिप है। इसको आपातकाल भी कह सकते हैं। अघोषित। तो यह जो हो गया, ये हमारे जो फिर दोहरा रहे, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल। और इसका जवाब मैंने कोई संस्था नहीं दी, इसका जवाब आम जनता ही दे सकती है। जी बिल्कुल। और आपको बता दें, पिछले दिनों मार्कंडे काटजू ने एक बात बोली थी, मुझे पता कि देश की 90% जनता मूर्ख है। बिल्कुल, वो आज भी अपनी बात पे कायम है। अब शायद इसी से सूत्र पकड़कर सत्ता पक्ष जो है अपनी रणनीति तैयार करता है। बिल्कुल तैयार करता है। खैर, ये रणनीति तैयार नहीं, खैर बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भी जो चीजें चलती हैं, आज किसी से कुछ पूछा जाए, आज सर मैं मतलब पूछना तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि अभी हम पिछले जो इंटरव्यू है, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे थे। मैं बहुत सारे दर्शकों से पूछना चाहूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है, इस पर अगर आप लोग जवाब दे दें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। हम इस पर क्विज भी कर सकते हैं, इनाम भी घोषित कर सकते हैं, इनाम भी दे सकते हैं आपको। खैर गूगल पर सर्च कर लेंगे, इसका जवाब आप दे सकते हैं गूगल पे सर्च करके। लेकिन अगर मैं इमीडिएटली पूछूं पब्लिक में जाकर भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब मैं सही हूं या गलत हूं? नहीं, बस बिल्कुल सही है, स्थिति यही होगी। यही कहना कि एक बहुत ही अत्यंत ही असहज स्थिति पैदा कर दी गई। रेल मंत्री के बारे में पब्लिक नहीं जानती, नहीं पहले वित्त मंत्री के बारे में पब्लिक नहीं जानती, रक्षा मंत्री के बारे में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कह रहे हैं कि जनता को अंधकार में रखो जी, जनता को वही बातें बताओ जो उन्हें चमी चमी लगे, जो आज मैंने तथा कथित गोदी मीडिया के नाम से जो प्रचारित किया था। बिल्कुल न, आज स्थिति हो गई है। नेता होता है कि जनता को जानकारी नहीं हो, लेकिन अब जो है यह जो सूचना का जो तंत्र है वो इतना व्यापक हो चुका है कि किसी न किसी सूत्र से जनता को जानकारी मिलती है, और वह जो है सत्ता पक्ष के सारे इरादों पर पानी फेर देता है। ये बदल गया, जनता जान रही है, जनता समझदार हो रही है, इसको ये कह सकते हैं, जनता समझदार हो रही है, और वह जो है समय आने पर अपना फैसला बिल्कुल वो सुना देगी, बिल्कुल सुना देगी। तो इसी के साथ में हम यहीं पर अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो क्लिप आपने देखी होंगी, कुछ क्लिप अब हम चलाने वाले हैं, इनको भी आप देखिए। और इसके अलावा आप विचार करिए, सोचिए, समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सत्ता के साथ मत जाइए, किसी नेता को आप अपना बनाइए। हमारा डिस्कशन है वो पूरा देखा होगा। इस डिस्कशन के बीच में हमने किसी भी नेता की, यानी कि पक्ष या विपक्ष की, हमने तारीफ नहीं की होगी, और ना ही हमारा मुद्दा है, हमारा मैटर भी नहीं है सर तारीफ करने का। हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम तारीफ नहीं करनी चाहिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं, जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा होती है, हम नहीं करेंगे उसकी प्रशंसा भी सर, जनता करेगी उसकी प्रशंसा, जनता उसके कामों से वोट देगी। तो हमारा काम है, हमारा जो मेन काम होता है, हमारा काम होता है विपक्ष की भूमिका निभाना। जो सरकार गलत कर रही है, हम सरकार के गलत कार्यों को उजागर करेंगे, और जो अच्छे कार्य हैं उसको भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष जो गलत कर रहा है, हम उसको भी दिखाएंगे। तो इसी के साथ हम यहीं पर अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप इसको प्यार देंगे और अच्छे से इसको देखेंगे, समझेंगे, और इस पर सोचने के लिए मजबूर भी होंगे। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागपुर से, धन्यवाद।